हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट के अर्थशास्त्र के चैप्टर 7। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है कृषि। चैप्टर 7 कृषि। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। तो 52.7% भाग कृषि में संलग्न है, कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की कुल भूमि का 52.7% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। तो 48.9%। क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो 13.9%। कितना प्रतिशत? 13.9%। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। किसमें? तो सकल घरेलू उत्पादन में, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 55.40%। 55.40%। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया गया है। जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया गया है। तो कितना प्रतिशत भाग? तो ये हो जाएगा 0.3%। 0.3%, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है देश से होने वाले कुल आयात में कृषि तथा कृषि उत्पादन में से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना होता है। कृषि तथा कृषि उत्पादन में निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना होता है। तो वस्तुओं का योगदान 11.76% होता है। 11.76%, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है वर्तमान में खनन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। खदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। कौन क्षेत्र हैं? आने वाले क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127.6। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रथम कृषि गणना कब से की गई थी। प्रथम कृषि गणना कब से की गई थी। तो 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धाराएं वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। कितनी धाराएं वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर तक। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत की कितनी प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या इससे छोटी है। 1 हेक्टेयर या इससे भी छोटी है। भारत की कितनी प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या इससे भी छोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 65%। कितना प्रतिशत? 65%। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। कितना घटकर रह गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा 1.08 हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर। 1.08 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है किस समिति में कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तृति की थी।
किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की समिति की थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर राज्य समिति क्या हो जाएगा? राज्य समिति। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में करा भारत में ज्योति का औसत आकार घटने का क्या क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन 1 में दिया है उत्तराधिकारी का नियम, ऑप्शन बी, और उसके बाद 2 में दिया है चकबंदी, और 3 में दिया है कृषि का यांत्रिकरण और भूस्वामी तत्व का जो ललक, भूस्वामी तत्व का ललक। ऑप्शन ए में 1 में दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिया है 1 3 4, ऑप्शन सी में दिया है 1 4, ऑप्शन डी में 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 4, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो 1/3 भाग संचित है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्या है? नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहरें, जो विलुप्त तो होते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? कितने प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47.7%। कितने प्रतिशत? तो ऑप्शन नंबर सी 47.7%। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पुनः वर्षा पर निर्भर करता है? पुनः वर्षा पर निर्भर करता है। तो 52.3% भाग पुनः वर्षा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में भारत का कुल कृषक क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है? कृत्रिम सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है? तो 36% भाग पर कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भारत की कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरें द्वारा संचित है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 36%। कितने प्रतिशत? ऑप्शन नंबर ए 36%। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। तो ये कितना स्रोत है? कौन है? तो कुआं और नलकूप। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है भारत में सिंचाई के स्रोतों का विहित, माध्यम और लघु तीनों श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। विहित सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आकार है। क्या है? तो वह कम से कम 1000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है लघु सिंचाई योजना। लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होती है? लघु सिंचाई का कृषि कमान कितने हेक्टेयर तक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2000 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? तो लघु सिंचाई परियोजना का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में सिंचाई विश्लेषण के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है? कितने प्रतिशत अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है? तो 114 मिली हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है। कमान
क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है? क्या मौलिक क्या मौलिक उद्देश्य है? तो भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उसके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। मध्य अंतर को क्या करना? न्यूनतम करना। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में कह कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। नहीं का भाई हो जाएगा, नहीं खोजना है। तो उपयुक्त में से सभी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है भारत कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% भारत कृषि में सिंचाई सुविधा का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके कारणों में कौन असत्य है? इसके कारणों में कौन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा कौन असत्य है। तो ये सिंचाई परियोजना समय पर पुनित नहीं होता है, ये भी सही बात है, असत्य है। और सिंचाई के वितरण, ये सभी आंसर यह असत्य है, तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की उपमा प्रदान की है? आधुनिक भारत के मंदिर का उपमा प्रदान की है। किसे आधुनिक भारत की उपमा प्रदान की है? किसे? तो विशालकाय नदी घाटी की परियोजना को। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा कितने सिंचाई के कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को विहित सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कर दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 31 में भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? सबसे सफल किस क्षेत्र में रही है? तो इसका गेहूं और चावल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर। सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 में करें हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्नों में निम्नलिखित में से किसका अंश सबसे कम है? हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों में निम्नलिखित में से किसका अंश सबसे कम है? तो 8 मोटा अनाज एवं दलहन। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादक है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादक है कौन है? तो अपरिवर्तित रहा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज के एवं दलहन का उत्पादन। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज एवं दलहन का उत्पादन हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज एवं दलहन का उत्पादन घटा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सबका घटा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 में। और कब शुरू किया गया था? 1966 में।
क्वेश्चन नंबर 37 में करा हरित क्रांति का सर्वाधिक निशानजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला है? किस फसल को देखने को मिला है? तो दलहन को देखने को मिला है, दलहन को। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं है? निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं है? तो मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल के में वृद्धि, मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 29 में वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ावा एवं उद्देश्य से निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HYVP। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 प्रोफेसर नर्मल बोरलॉन्ग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? तो उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग से युक्त बताया है, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम गॉड, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है गहन कृषि जिला कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 1960 से 1961 में, 1960 से 1961 ईस्वी में, 1960 से 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कर रहा है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? क्षेत्रीय कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 1964 से 1965 ईस्वी में, 1964 से 1965 में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में करा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? तो यह भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 तक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है ऑपरेशन फोल्ड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फोल्ड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फोल्ड कार्यक्रम का आरंभ 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि देने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1964 से 1965 में, 1964 से 1965 में। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का किस्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा 50%, 46%, 4%, 50%, 46% और 4%, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर बी केरियन। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्ध कराती है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्ध कराती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 375 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है
भारतीय राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है तो कितना प्रतिशत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है तो कितना प्रतिशत? तो 80 ग्राम। कितना प्रतिशत? 80 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है एशियन मत्स्य उत्पादन देश में भारत का स्थान है। एशियाई मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कितना भारत का स्थान है? क्वेश्चन नंबर 55, तो ये भी दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 56 जो आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है एशियाई मत्स्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किस देश का है? दूसरा स्थान तो भारत का है, तो प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। प्रथम स्थान चीन का है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? भारत में किस प्रकार से रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? मतलब सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजनी। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पुनः आयात पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो पुनः आयात पर निर्भर करता है, तो पोटासिक का। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कुछ उर्वरकों का उपयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। कितना नंबर? तो तीसरा नंबर। ये क्या है? तीसरा नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? चीन में होता है। सर्वाधिक उपयोग चीन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आलू उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अधिकांश में दूसरे ही स्थान दिया हुआ है, तो लेकिन सभी में दूसरा स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है तो आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरक के उपयोग को अधिक आवश्यकता बनाती है। ये दो तत्व हैं। क्या है? ये दो तत्व हैं। तो ये दो तत्व क्या हैं? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन। दो तत्व हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग बहुत कम होने का कारण है। भारत में उर्वरकों को प्रति हेक्टेयर उपयोग बहुत कम होने का कारण है। क्या कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी या ये सभी कारण है। कारण में भारत पीछे नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है देश में उर्वरक का उपयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाया। तो उर्वरक को भरी सब्सिडी देना, उर्वरक को उपलब्धता बनाए रखने के लिए उसका आयात करना, उसके बाद उर्वरक वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। इसमें से ये सभी ही सही आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, उर्वरक की प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम तीन अग्रणी राज्य है। कौन कौन राज्य है? तो पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में है, भारत में कृषि हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? भारत में कृषि हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? तो भारत में कृषि हेक्टेयर उर्वरक की खपत 128.02 kg है। 128.02 kg है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में करें, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 68 में करें, भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? अपनी खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94%। कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर सी, 94%। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में है, भारतीय फास्फेट उर्वरक की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत घरेलू हिंसा उत्पादन में पूरा करता है? घरेलू हिंसा उत्पादन में पूरा करता है। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 82%। कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर सी, यानी 82%। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में है, कृषि विश्लेषण के अनुसार कृषि में विभिन्न हिस्से का उपयोग संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मापक अनुपात माना जाता है। भारत के लिए यह मापक अनुपात माना जाता है। भारत के लिए मापक अनुपात माना जाता है। तो भारत के 4-2-1 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में करें, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक की खपत का अनुपात है। तो कितना अनुपात है? तो 6.7:2.4:1.0, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 में करा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी पैदा करता है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कौन सा राज्य है जो 70% से भी अधिक 70% से भी अधिक? तो कर्नाटक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 में करें, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। और दाल कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। अब चावल दाल हो गया, अब सब्जी खोजा जाएगा। चलिए
अब आ गया सब्जी। तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहले दाल, चावल, सब्जी और पापड़ तिलौरी भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल के और सबसे अधिक, देखिए मध्य प्रदेश, बिहार में भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। दाल और सब्जी, ये हो गया चावल। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77, मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला कौन राज्य है? तो राजस्थान। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में आलू ले लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से। तो क्वेश्चन नंबर 79 में करा मूंगफली उत्पादन में, बलडोजर बाबा के राज्य में, क्वेश्चन नंबर 79 में कर रहा है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है मूंगफली उत्पादन में? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। तो बलडोजर बाबा के राज्य में आलू उत्पादन सबसे अधिक, और मोदी जी के राज्य में गुजरात मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है, चावल उत्पादन राज्यों का आरोही क्रम है। चावल उत्पादन राज्यों का आरोही क्रम है। चावल उत्पादन राज्य का आरोही क्रम है। चावल उत्पादन राज्य का आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब। उसके बाद कपास उत्पादन राज्यों का आरोही क्रम, कपास उत्पादन का राज्यों का आरोही क्रम, कपास उत्पादन राज्यों का आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। उसके बाद दलहन उत्पादन के राज्यों का आरोही क्रम, दलहन उत्पादन में राज्यों का आरोही क्रम। तो इसका सबसे पहले हम वहाँ पढ़े थे, जब सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का स्वर प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है। भारत का स्वर प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है। भारत का स्वर प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है तो कौन है? केरल। भारत का स्वर प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है, क्या है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है, भारत में फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन है? आंध्र प्रदेश। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक फल आंध्र प्रदेश में। आज सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 86 में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आलू उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में करें, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, नहीं है, देखिए यहाँ का राज्य नहीं है, तो नहीं नहीं खोजना होगा, नहीं नहीं का भाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलहन। नहीं नहीं का भाई हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर नहीं हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 89, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए सबसे अधिक आलू उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश, बलडोजर बाबा के राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पूरे विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है। पूरे विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है तो 7वां। पूरे विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो 7वां है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं तो चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक होता है। विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलहन का। सर्वाधिक उत्पादन होता है तेलहन का। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी चाय उत्पादन के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। चाय उत्पादन के मामले में विश्व में अग्रणी देश है, कौन देश है? तो चीन। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादक किस देश में होता है? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है भारत के नारियल उत्पादन विश्व के नारियल उत्पादक देश में विश्व के नारियल उत्पादक देश में भारत का स्थान है। विश्व के नारियल उत्पादक देश में भारत का स्थान है तृतीय। कितने नंबर? तृतीय, तीसरा नंबर स्थान है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है विश्व में चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है। विश्व में चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन देश है? तो भारत। मोटे अनाज का सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति क्या है? बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100 विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, कौन राष्ट्र है? तो चीन। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फसल भारत में विश्व देशों में सबसे अधिक होती है? तो ये कौन हो जाएगा? तो जूट में सबसे अधिक भारत में होता है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है कौन सा देश विश्व में गेहूं उत्पादक करता है? कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चीन। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है विश्व में आम
तथा केले उत्पादन में विश्व में आम तथा केले उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? किस देश का प्रथम स्थान है? तो यह भारत का है। आम और केला उत्पादन में विश्व में आम और केला उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 104 में करें, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो तृतीय स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 105 में करें, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 106 में करा, गेहूं निर्यात के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो रूस का विश्व में प्रथम स्थान है। रूस का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ था क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? और यहाँ क्वेश्चन है गेहूं निर्यात, यहाँ है उत्पादन चीन में और निर्यात किस देश में होता है? तो रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में करें, भारत प्रमुख यातायातक है। भारत प्रमुख यातायातक है तो क्या है? तो दलहन का और तिलहन दोनों का, दलहन और तिलहन दोनों का, इसलिए सी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 में करें, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात पर देता है? भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात पर देता है? कितना हिस्सा निर्यात पर देता है? तो 20% हिस्सा निर्यात पर देता है। 20% हिस्सा निर्यात पर देता है। क्वेश्चन नंबर 109 में है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेश में निर्यात करता है? कितना प्रतिशत हिस्सा जो है विदेश में निर्यात करता है? तो 70% हिस्सा विदेश में निर्यात करता है। 70% हिस्सा विदेश में निर्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो थाईलैंड का। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 101, प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन का पूरा कर देता है? घरेलू उत्पादन पूरा कर देता है तो 97%। कितना प्रतिशत? 97%। क्वेश्चन नंबर 112 में करा, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है। तो ये हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है कौन? ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 115 में करा, अंडा उत्पादन में विश्व में प्रथम 3 अग्रणी देश है। अंडा उत्पादन में विश्व में प्रथम 3 अग्रणी देश है। कौन देश हो जाएगा? तो चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत। चीन, अमेरिका और भारत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। तीसरा स्थान देखिए यहाँ चीन, अमेरिका और भारत, तब है भारत। तो यहीं से आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा, भारत तीसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? तो अफगानिस्तान विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस
भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चला। क्वेश्चन नंबर 119, सब्जी उत्पादन आ गया। अब सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। कह रहे थे अधिकांश में दूसरा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 120, भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो कौन फल है? आम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 121 में कह रहा है, भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आए? भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो पुर्तगाली से। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो पुर्तगाली से। क्वेश्चन नंबर 122, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है, आलू अनुसाधन की दिशा में भारत में सर्वाधिक 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसाधन संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष मिथिला हस्तांतरित कर दिया गया? किस वर्ष मिथिला हस्तांतरित कर दिया गया? तो 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है, भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124 में करा, भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज है। तो कितना उपज है? तो 1143 केजी। क्वेश्चन नंबर 125 में करा, भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन में पूरा किया जाता है? कितना प्रतिशत भाग घरेलू उत्पादन में पूरा किया जाता है? तो यह भाग 75% से कम 90% से अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है, भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो 21.67% भूमि पर वनों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 127 में है, भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र है। भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र है। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70,12,129 ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र है तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 128 में करा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा अवक्षित है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24.56%। कितना प्रतिशत? 24.56%। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थान द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई? वनों की स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। वनों की रिपोर्ट की स्थिति की रिपोर्ट
प्रदर्शित की गई थी, प्रकाशित की गई थी। तो 129, क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा कितने वर्ष की थी, तो 2 वर्ष, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 में न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल क्षेत्रों के कुल देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों की आरोही क्रम है। वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्यों की आरोही क्रम है। वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्यों की आरोही क्रम क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132 31 ना 131, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है। कितने प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है। कितने प्रतिशत के रूप में न्यूनतम क्या है, वन क्षेत्र है। कितने प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है, तो यह हो जाएगा भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है, 131। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलें। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन का विस्तार है। सर्वाधिक वन का विस्तार है, वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 133 में केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। तो लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम प्रतिशत का वन क्षेत्र पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम प्रतिशत का वन क्षेत्र पाया जाता है, तो लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्या है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 137, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है, तो न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, तो क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई थी। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 139 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, तो 139 क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 139। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है जनजाति लोगों के शोषण करने वाले निजी व्यापारियों को छुटकारा दिलाने और उसके तैयार के लिए वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने के लिए उद्देश्यों का स्थापना की गई थी। तो कब स्थापना की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987 में।
यंग मार्क है, यंग मार्क, एग मार्क, एज मार्क, मार्क है क्या है? तो यह है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, आश्वासन मोहर, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है शंकर लाल गुरु समिति की संबंध किससे है? शंकर लाल गुरु समिति के संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 143 किससे है? तो कृषि विपणन से, कृषि विपणन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 65%, 65%। क्वेश्चन नंबर 145 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कितने अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तो 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 माह से कम, 15 माह से कम। क्वेश्चन नंबर 146 में कर रहा है मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि होती है, मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि होती है तो 15 माह से 5 वर्ष तक, 15 माह से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है दीर्घकालीन कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त करती है? किस अवधि के लिए प्रदत्त करती है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित किसान क्रेडिट कार्ड का योजना कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड का योजना 1998 से 1999 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था, किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 2004 में है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 150 में कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है किसान कुल सेंटर कृषि चैनल का शुभारंभ कब हुआ था? कृषि चैनल का शुभारंभ कब हुआ था? एक क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2004 में, जनवरी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 152 में कह रहा है किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध से, कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 में कह रहा है किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करने पर कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जाती है? किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करने पर कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जाती है, जो बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा 1551, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 154 में कह रहा है नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप से किया गया है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप से किया गया है? तो यह इंद्रधनुषी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत इसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है, सबसे अधिक प्रतिशत है? तो 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने
दलहनों का उत्पादन में कृषि दलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है, दलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो 156 का सही आंसर होगा पीली क्रांति, पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 157 में कर रहे हैं, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। सब्जी भी चीन में उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में कर रहा है, विश्व में हरित क्रांति का जनक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 में करा, भारत में व्यापक फसल सीमा योजना का आरंभ हुआ था। भारत में व्यापक फसल सीमा योजना का आरंभ हुआ था। भारत में व्यापक फसल सीमा योजना का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में, 1985 में आरंभ हुआ था। 1985 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160 में करा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 161 में करा, किस राज्य द्वारा छोटे किसान के लिए दलहन बीमा योजना आरंभ की गई थी? दलहन बीमा योजना आरंभ की गई थी। अब इस क्वेश्चन नंबर 161 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 162 में कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रचलित है, प्रयोजित है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रचलित है, प्रयोजित है, किसके द्वारा प्रयोजित है? तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GIC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 163 में कह रहा है, भूमिहीन कृषक एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया? कौन सा कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 164 में कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 165 में कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर होगा दूध के उत्पादन बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 166 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किस्म गेहूं के HYV नहीं है? गेहूं की HYV नहीं है। तो कौन है? तो कल्याण सोना 166 का ऑप्शन बी रत्ना, ये नहीं होगा, कल्याण सोना नहीं होता, रत्ना 166 के बी। क्वेश्चन नंबर 167 में कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? तो रोम में। कहाँ पे है? रोम में। क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है कहाँ पे? तो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 169 में कह रहा है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं 169 क्या कहते हैं? तो इसे खरीफ का मौसम कहते हैं। 170 में कह रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष को शुरू की गई थी? तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 171 में, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 1971 का सही स्थापना। क्वेश्चन नंबर 171, भारत में प्रथम कृषि मुख्यालय की स्थापना हुई थी तो पंचनगर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पंचनगर में।
पंचनगर में। क्वेश्चन नंबर 172 में करा हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो गेहूं से। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, गेहूं से है। भारत में नीचे दी गई खदानों को निम्नलिखित उत्पादन को सही ह्रासमान क्रम में कौन सा है, सही क्रम में कह रहा है। तो 173 क्वेश्चन नंबर 173 का सही क्रम हो जाएगा चावल गेहूं मोटे अनाज दाल। चावल गेहूं मोटे अनाज और दाल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 174 में कह रहा है सूची ए ने सूची 2 को मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 174 ये क्या हो जाएगा, ए का हो गया 1, बी का हो जाएगा 3 श्वेत क्रांति, और सी का हो जाएगा 2 मत्स्य पालन यानी नीली क्रांति, खदान में वृद्धि यानी हरित क्रांति, और उसके बाद डी का हो जाएगा, डी का 4। तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 175 में करा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के निर्धारण निम्नलिखित में से किस कारण पर विचार नहीं किया जा सकता, किस कारण पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो 175 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवाह व्यय सूचनांक। क्वेश्चन नंबर 176 में करा न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण है। क्वेश्चन नंबर 176 मूल्यों का निर्धारण है कब, तो कृषि लागत एवं मूल आयोग पर। क्वेश्चन नंबर 177 में करा भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। क्वेश्चन नंबर 177, तो अधिकतम अंशदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य भी है। तो क्वेश्चन नंबर 178 में करा किस प्रकार के उत्पादक के लिए CACP निम्नलिखित न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, क्या करता है, सिफारिश करता है। तो 178 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 179 विश्व में दुग्ध उत्पादन में के क्षेत्र में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है प्रथम। चलिए कोई भी काम में तो पहली बार आया, तो दूसरा तृतीय, द्वितीय, तृतीय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पर बहुत कम। 180 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, निर्यात नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, तो ये हो जाएगा दालें। 181 निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो 181 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 से 15। क्वेश्चन नंबर 182 फसलों उत्पादन में नित्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो उपयुक्त में से सभी के द्वारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 183 की तरफ चलें। 183 की तरफ चलें तो 183 में करा निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। तो 183 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 184 में करा आंध्र प्रदेश इंद्रधनुषीय कृषि का संबंध किससे है। तो इनमें से सभी श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी, जो बीपीएससी 2008 में पूछा। चलिए 154 समाप्त, लास्ट चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा कोई लंबा चैप्टर था, कृषि चैप्टर लंबा था। 185 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 185 मिश्रित कृषि से सम्मिलित है। मिश्रित कृषि से सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 185 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि कोई तरह के कृषि उगाने तथा पशुपालन में भी, कोई तरह के कृषि उगाने तथा पशुपालन में भी। क्वेश्चन नंबर 187 में करा है हरित क्रांति का संबंध होगा। हरित क्रांति का संबंध होगा किससे होगा? हरित क्रांति का संबंध होगा जौ उद्योग प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, तो जो 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 187 में करा निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उत्पादक में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? श्वेत क्रांति ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में हरी क्रांति, ऑप्शन बी में श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, ऑप्शन लाल क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 187 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, लाल क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, लाल क्रांति। क्वेश्चन नंबर 188 में करें भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, पर देश में तंबाकू का पूरे विश्व में तंबाकू उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा देश है? कमेंट कीजिएगा। और इससे जो पहले हम पढ़े थे अभी इसको, तो क्वेश्चन नंबर 188 में करें भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 189 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और जमाखोरी के कालाबाजारी को रोकना, जो नहीं संभव नहीं है, जो सब अधिकारी सब रोक रहा है और कमा रहा है सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी में व्यापारियों द्वारा मंत्री अधिकारी सब रोकने के चक्कर में खूब कमा रहा है। रोको कमाते रहो। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने कैसे रोकना? व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पैसा ले लेके रोक रहा है सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 190 विक्टिकल्चर से आप क्या समझते हैं? विक्टिकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो 190 क्वेश्चन नंबर 190 का सही आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती करना। क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती करना। क्वेश्चन नंबर 191 निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद की मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उपजाई जाती है? संचित क्षेत्रों में उपजाई जाती है तो कौन हो जाएगा? मूंग एवं उड़द। क्वेश्चन नंबर 192 में करें मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश जो है विशालतम उत्पादक है, किस में उत्पादक है? तो कपास का, तिलहन का, दाल का, किसका उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन का उत्पादक है, दलहन का। क्वेश्चन नंबर 193 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194 पर करें भारत के किन राज्यों में गाना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गाना सबसे अधिक पैदा होता है? तो 194 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? देखिए यहाँ के फिर बदल दिया, नहीं है, तो नहीं खोजना होगा, नहीं का भाई होगा, वहीं तो सर होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चावल उत्पादक नहीं है। लेकिन गेहूं में उत्पादक है, सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। आलू भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, देखिए इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, आलू सबसे अधिक किस राज्य में आलू उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश था ये। और गेहूं भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, गन्ना भी 195, गन्ना भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, तो चावल नहीं होता, इसलिए नहीं का भाई हो गया और आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 196
क्वेश्चन नंबर 196, दुग्धम अग्रणी उत्पादक का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? भारत, यूएसए, चीन, ब्राज़ील। भारत, यूएसए, चीन, ब्राज़ील। ऑप्शन ए एक पर है भारत, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य है केरल। मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन है? केरल है। स्वर्णिक क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिक क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से, उद्यान कृषि से। क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 199, भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण स्तर तक नियंत्रण यांत्रिकरण निम्न किस कारण से संभव नहीं है? किस कारण से है जो संभव नहीं है? किस कारण से संभव नहीं है? किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र से, छोटे जोत क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ चलें। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 200 पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 200 पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 200 में करें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 200 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलहन। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 101 में करा, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। बात सही है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, किसको श्रेय दिया जाता है? प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नहीं देखिएगा, नहीं है कह रहा है, नहीं तो नहीं का भाई होता है, तो नहीं तो खोजना होगा। तो यह सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये आपका नहीं है, तो नहीं मिल गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 203, यंग मार्क एज एक्ट भारत में कब लागू हुआ? यंग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 103, तो 1937 में। कब लागू हुआ? 1937 में। क्वेश्चन नंबर 104 में करा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, प्रबंध अकादमी अवस्थित है। तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन हैदराबाद में, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 105 में, भारतीय तिलहन शोध संस्थान स्थित है? भारतीय तिलहन शोध संस्थान स्थित है तो कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 106 में करें, मौसम आधारित की फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई। तो 206 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 107 में करा, केंद्रीय उष्णीय बागवानी संस्थान अवस्थित है? बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में अवस्थित है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 108 में करा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में। क्वेश्चन नंबर 109 में करा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, देश में सबसे बड़ा उत्पादक तो उत्तर प्रदेश हो गया। अब कह रहा है दुनिया में, क्या कह रहा है? दुनिया में। तो दुनिया में कौन हो जाएगा? तो दुनिया में होगा चीन। देश में हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दुनिया में हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 210, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 121 में 111 में, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उत्तरी राज्य की एक रबी फसल है? उत्तरी राज्य की एक रबी फसल है तो कौन सा है? जौ। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है, IR20 किस चीज़ का अधिक उत्पादन देने वाला किस्म है? किस चीज़ का अधिक उत्पादन देने वाला किस्म है? तो यह हो जाएगा 112 का ऑप्शन बी चावल। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में करा, 213, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसलों के लिए प्रयुक्त कृषि पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी है? लगभग एक जैसी बनी है, कौन है?
तो चावल। क्वेश्चन नंबर 114 में की तरफ चलें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संचालन को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाए हेतु अपनाया गया है, प्रेरक बनाए हेतु अपनाया गया है। तो 214 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115 में 215 में करा है के बाद डॉट डॉट के बाद की अवधि के दौरान खदानों का विशेषण गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। गेहूं उत्पादन में क्या है, बहुत वृद्धि हुई है। तो 1966 के बाद 1966 के बाद गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 216 में करा गेहूँ वर्ष भर बोई जाने वाले फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाले फसल कौन है, वर्ष भर बोई जाने वाले फसल हो गया आपका मक्का। क्वेश्चन नंबर 117 अब लास्ट समाप्ति होने वाला है, मात्र 32 तक ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 117 में 217 में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान, तो बनारस में। क्वेश्चन नंबर 118 में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी, तो श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 119 में करा भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो 219 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कृषि साख में। क्वेश्चन नंबर 220 में कह रहे हैं देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया, वे किसान किसके पास जोत क्षेत्र है, जिसके पास जोत क्षेत्र है। तो 220 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 हेक्टेयर है, 1 से 2 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 121 में अगर भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन बी दक्षिणी पठार। कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी पठार। क्वेश्चन नंबर 122 में कह क्वेश्चन नंबर 122 HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। भारत में HY कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है, HY कार्यक्रम को भारत में नौ कृषि नीति कहा जाता है, नौ कृषि नीति। वनिज कुर्नियन किससे संबंधित है, वनिज कुर्नियन किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग किस देश में थे, किस देश के थे, तो यह स्पेन के थे, स्पेन के थे, स्पेन नहीं अमेरिका थे। कहाँ के थे, अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 225 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 225 में करें मानसून के आरंभ में बोए जाने वाले फसल को कहते हैं। मानसून के आरंभ में बोए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 126 में भारत में सीमांत जोत का आकार है। भारत में सीमांत 126 में करें भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 127 में करें भारत में कृषि फसल वर्ष का अवधि होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। क्वेश्चन नंबर 228 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो यह हो जाएगा कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। क्वेश्चन नंबर 229 में कह रहा है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो कपास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 230 में कह रहा है भारत में कृषि जोतने का उपबीजन एवं उपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो 230 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार के प्रथमांश जनसंख्या में वृद्धि उत्तराधिकारी के कानून, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 230 का
डी सही होगा। देखिए अब समाप्त ही हो गया ये चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 131 में करें, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें भारत का कामगारों की संख्या अधिकतम है? भारत के कामगारों का संख्या अधिकतम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कृषि। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? सार्थक रूप से नहीं की जाती है, तो आंध्र प्रदेश में। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम हो गया परिवहन एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1853 में। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ हुआ था? स्थापित तो हो गया 1893 में, लेकिन प्रथम रेलवे लाइन भारत के प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई और थाने के बीच, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, भारतीय रेलवे के कितने जोन में विभाजित किया गया? भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो यह 18 जोन में विभाजित किया गया। भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभाजित किया गया और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करता है? भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करता है? तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नॉरो गेज, यानी उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में करा, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है चौथी। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है चौथी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी माल ढुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस किस शतवार्षिक से को संबंधित है? किस किस शतवार्षिक को संबंधित है? किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किससे शब्दवार्षिक को संबोधित करता है? किसके शब्दवार्षिक को संबोधित करता है? तो महात्मा गांधी को संबोधित करता है। कोंकण रेलवे जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो रोहा से मंगलुरु, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में करें, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करें, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन रेलवे है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रेलवे है।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को प्राप्त है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है, किस देश को प्राप्त है, तो यह चीन को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कोंकण रेल मार्ग नहीं जुड़ता है, कहाँ नहीं जुड़ता है, तो बेलग्राम को। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर था ये 22। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। बेलग्राम को यहाँ ही तो था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में करा बिना विराम चलने वाली पहली वातावरण रेलवे निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच चली गई, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए सियालदह नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 में करा पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चली, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चली थी, तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेलवे चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलवे समझौता एक्सप्रेस चलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आटली लाहौर के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में मौत्रिक एक्सप्रेस रेलवे सेवा का संबंध किससे है, मौत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा का संबंध किससे है, तो यह भारत और बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पॉलिश ऑन हिल्स के तर्ज पर रेलगाड़ी डेक्सन ओडिशा मुख्यतः किस राज्य में चलती है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भारत के रेलवे मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। भारत के रेलवे मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो मुंबई अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 में हावड़ा से हुगली के मध्यम प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, हुगली के मध्यम प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर सी यानी 16 अगस्त 1954। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में करा मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का अधिकृत तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया, तो यह दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है, तो कलकत्ता और मुंबई दोनों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है, कौन उद्योग है, तो यह हो जाएगा भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 24 में करता है भारत में ब्रॉड गेज से दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, पटरियों के बीच मानक दूरी 1.676 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में भारत में यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है, सड़क यातायात का लगभग हिस्सा 87% है। क्वेश्चन नंबर 26 में भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग।
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क आगमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल सड़क की मार्ग की कितना है, कुल सड़क मार्ग क्या कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2%। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है पिछले 4 दशक में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा है। माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा है तो बढ़ता है, हिस्सा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है भारतीयों में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। तो जबलपुर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 44। क्वेश्चन नंबर 33 में करा स्वर्णिम चतुर्भुज का परियोजना क्या है। तो यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को 4 द्रुतगामी 4 लेन वाले राजमार्ग से जोड़ने की योजना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्र को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलचर एवं पोरबंदर को। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो यह हो जाएगा अब 2000 में आरंभ की गई थी, 2000 रुपया में सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 37 है सड़क की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सड़क की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। हर काम में भारत का दूसरा ही स्थान है। दो नंबर नहीं, दूसरा स्थान है। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो 58.98 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में सुपर हाईवे का मिलना कसता है। तो इसका सही आंसर होगा झांसी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। तो 4 महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। 4 महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देश के महत्वपूर्ण शहरों एवं राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। देश के महत्वपूर्ण शहरों एवं राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 42 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाना है। तो 16 राज्यों की राजधानी को जोड़े जाना है। क्वेश्चन नंबर 43 में करा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी केवल केवल एक। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो 44 का क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। तो 1997 में 1997 में भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 46 में कर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्ण चतुर्भुज का कहाँ कहाँ से गुजरता है। स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है। स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में है किस एक्सप्रेस का नाम अटल पथ घोषित किया गया। किस एक्सप्रेस का नाम अटल पथ घोषित किया गया। तो किस एक्सप्रेस का नाम अटल पथ घोषित किया गया। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NH17। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता था। जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता था। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर को जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 में करें 1990 के आरंभ में की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई। एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई। तो निजी क्षेत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 में है किस हाईवे अड्डे के मार्ग से 1994 से 95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण कि स्वर्ण द्वार कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है। तो गुजरात में सबसे अधिक हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 93 में निम्नलिखित में से कौन सा वियतनाम परत पूरी तरह सौर शक्ति से चलित विश्व का प्रथम विमान परत बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोची अंतर्राष्ट्रीय विमान परत। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है स्वदेशी निर्माण परत प्रथम बहुदेशीय यात्री विमान है। कौन हो जाएगा। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा सरसा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है भारत सरकार की एक प्रमुख उड़ान किससे संबंधित है। भारत सरकार के एक प्रमुख उड़ान किससे संबंधित है। तो यह संबंध है नगर विमानन से। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ने का आरंभ किया था। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ने का आरंभ किया था। तो यह हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है एयर इंडियन इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप से राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त 1953। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है नागरिक विमान एयरबस बनने वाली कंपनी किस देश की। नागरिक विमान एयरबस बनने वाली कंपनी किस देश की है। तो यह कंपनी किस देश की है, फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 59 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। तो यह संख्या है 111, राजमार्ग की संख्या 111। क्वेश्चन नंबर 60 में भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। तो 60 का सही आंसर होगा 13, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 61 में करें रासायनिक उत्पादकों को आयात निर्माण हेतु भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थापित किया? तो दहेज। क्वेश्चन नंबर 62 में इंदौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह को बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था? किस बंदरगाह को बढ़ते दबाव के लिए कम किया गया? तो चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यांत्रिकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? किस बंदरगाह पर? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप पर। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात करता है? किस बंदरगाह से निर्यात करता है? तो यह सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 65 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का मुंबई में स्थित है। कोची बंदरगाह स्थित है मालवार तट पर। कोची बंदरगाह स्थित है मालवार तट पर। क्वेश्चन नंबर 68 में कर रहा है पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया? किस बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया? तो कोलकाता विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में है भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मारमुगाओ के देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर नहीं का भाई हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोथे श्रेय है? तो ऑप्शन डी चेन्नई हो जाएगा। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 72 देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। समाप्त ही होने वाला है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 74 में पारादीप बंदरगाह कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 75 उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा समूह सही क्रम में है? समूह जो है वह सही क्रम में है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 तो क्वेश्चन नंबर 76 में करा भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का कुछ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडेला। ऑप्शन सी, कंडेला। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है वह पतन जिससे देश का पहला कारोरेंट पतन की दर्जा प्रदान किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर पतन। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग किए जाने वाला नदियाँ कौन सी है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है?
उड़ीसा तट पर स्थित है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारादीप। क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? गुजरात के बंदरगाह था, कस्बा नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा जामनगर। क्वेश्चन नंबर 86 नहीं सॉरी 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसकी दृष्टि से? तो टेलीफोन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 87 टेलीफोन सेवा कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? तो यह 74% है। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टोलीपॉट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 89 में मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लगभग लगातार 1 घंटा 50 मिनट की क्लास हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर था 89। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाला लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश की है? किस देश में मोबाइल फ़ोन का सबसे अधिक प्रयोग करता है लोग? इसे तो सब देश में प्रयोग होता है, लेकिन किस देश में सबसे अधिक है? तो चीन में सबसे अधिक है। विश्व में प्रति हजार व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ज़मबर्ग। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है भारत में पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? पहला टेलीकॉम सिटी कौन है? तो बेंगलुरु। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संख्या है? तो यह हो जाएगा दूरसंचार। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो यह चीन में है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्श के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ किया था। दूत डाक सेवा का आरंभ किया था, कब किया था? तो 1986 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किससे? निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो यह हो डाकघर। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पे है? तो डल झील पर है। डल झील पर है। तो क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 99 अब कंप्लीट ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पार्ट कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पार्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पार्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू पार्ट।
SSC 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबर को एक ही नंबर में एकीकृत किया, वह नंबर क्या है? तो 139। वह नंबर क्या है? 139। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपका 8वां चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार। इससे पहले जो कृषि और परिवहन संचार 2 चैप्टर ये इसके वीडियो में कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। और उससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में 7 और 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले वीडियो में 9 से चलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद के चैप्टर की बात करें तो रजस्य चैप्टर 9 होगा। तो भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब आरंभ होती है? तो 1 अप्रैल को भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होती है। दूसरा क्वेश्चन है, बजट एक लेखापत्र है। बजट एक क्या है? लेखापत्र है। बजट एक क्या है? लेखापत्र है। तो सरकार के राजकोषीय नीति का है